समर्पण। लोक माता शक्ति तेरी, शौर्य का साहस संजोती। तुम निवेदित पुष्प हो प्रिय, भावना से चरण धोती। भावना से चरण धोती। मातृ मंदिर की पुजारिन, प्रेरणा की दिव्य ज्योति। तुम निवेदित पुष्प हो प्रिय, भावना से चरण धोती। भावना से चरण धोती। परम पूज्य भारत माता, जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म के विचार पताका फहराई, ऐसे योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद तथा उनकी शिष्या कर्मयोगिनी भगिनी निवेदिता के स्मृति को सर्वप्रथम अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और अपना विषय प्रारंभ करती हूँ। इस निवेदिता नेस्ट ग्रुप में जो सम्मिलित हैं और सभी श्रोता, सभी को मेरा नमस्कार। अभी हमने एक गीत सुना जिसमें भगिनी निवेदिता का एक विस्तृत वर्णन है। आज वास्तव में निवेदिता ग्रुप के सामने निवेदिता विषय चरित्र बताने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 9 वर्ष पहले भगिनी निवेदिता का जो जन्म स्थल है आयरलैंड में, तो वहां गई थी। तो वहां की जो घटना है वो आप सबको इस निमित्त बताना चाहती हूँ। हम सब लोग जानते हैं 28 अक्टूबर 1867 को सैमुअल और मेरी नोबल, इन दोनों ने एक सुपुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल, जिसको सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता हम कहते हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है वो आयरलैंड में है। नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में डंगनन नाम का एक शहर है, तो वहां इनका जन्म हुआ। तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, तो वो उनके जन्म स्थान पे लगाया हुआ, आयरिश प्रशासन ने लगाया हुआ ये एक प्लेक है, और उस पे क्या लिखा है हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो नीचे लिखा है, राइटर एंड इंडियन नेशनलिस्ट बोर्न इन द स्ट्रीट। तो वहां से एक आयरिश महिला जा रही थी उस रास्ते से, तो उसने ये देखा बोर्ड, और वो पढ़ने के बाद उसको मन में विचार आया कि मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल है, यानी आयरिश या ईसाई महिला है, और इंडियन नेशनलिस्ट कहा है, ये कैसे, क्या, ऐसे मन में उनके विचार आया। और उन्होंने उस पे संशोधन, रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करते करते एक बड़ा रिसर्च किया पूरे भगिनी निवेदिता के पूरे जीवन पर, और उनके जीवन पर एक नाटक, 1 घंटे का एक नाटक कुछ आयरिश लोगों को साथ लेकर वो प्रस्तुत किया। संयोग से वो नाटक देखने के लिए अपने यूके की एक कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे, और उन्होंने वो सब देखा, और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि आयरिश लोग भगिनी निवेदिता के बारे में ऐसा सब जीवन चरित्र सबके सामने उजागर कर रहे हैं। तो बाद में ऐसा पता चला कि उन्होंने बड़ा रिसर्च तो किया ही है। उस महिला का नाम है जीन मैकेनिस। थोड़े दिन बाद उनकी एक वीडियो क्लिप भी उपलब्ध होगी, तो वो भी जरूर आप सबको भेजूंगी। तो उन्होंने ये सारा रिसर्च किया, नाटक किया, और उसके बावजूद
वहां के एक न्यूज़पेपर में, आयरलैंड के न्यूज़पेपर में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रभावी व्यक्तित्व कौन है आयरलैंड का, और उत्तर में आया था कि भगिनी निवेदिता। और उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे उस ऑप्शंस में वहां के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन इसके बावजूद उस सर्वे के जो उत्तर में ज्यादातर लोगों ने लिखा तो वो भगिनी निवेदिता का नाम लिखा है। इसके ऊपर से भी भगिनी निवेदिता का उस देश के बारे में लोगों में कितनी जानकारी है ये सब हम जान सकते हैं। और ये सारा जब जाना तो सच में यानी बहुत आश्चर्य लगा कि एक आयरिश महिला यहाँ भारत में आकर इतना सब कुछ सेवा कार्य एक बड़ा करती है। और वास्तव में मुझे याद है शायद बीएड करते समय 7वीं कक्षा में भगिनी निवेदिता का एक पाठ पढ़ाया था, तो एक छोटी सी जानकारी यानी तो उतनी ही हमें अक्सर प्राप्त होती है। लेकिन आज उनका जीवन, मात्र 13 वर्ष वो भारत में रही, लेकिन इतना भव्य कार्य इन भगिनी निवेदिता ने किया है कि सच में यानी उसको पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े रहते हैं। अभी इन भगिनी निवेदिता के परिवार के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सैमुअल नोबल और मेरी नोबल, ऐसे ये इनके माता पिताजी थे। और उनके जो दादाजी थे और नाना जी थे, तो उन दोनों ने आयरलैंड के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। फिर जो पिताजी थे तो वो ईसाई धर्मोपदेशक थे और बचपन से भगिनी निवेदिता पिताजी के साथ जाती थी, जगह जगह जाती थी। वो जैसे गरीबों की सेवा करते तो साथ में ही पिताजी के साथ साथ घूमते घूमते भगिनी निवेदिता के को भी कहीं ना कहीं सेवा करने का भाव उत्पन्न होता गया। और जैसे जब वो अलग अलग स्थानों पर जाती तो मजदूर महिलाएं हो, उनके बच्चे हो, तो उनकी भी सेवा भगिनी निवेदिता किया करती थी। अभी उनके पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने मेरी को बताया था, यानी सैमुअल ने, उनके पिताजी ने मेरी को बताया था कि मार्गारेट जो है वो महान कार्य करने के लिए निकलने वाली है, उसको रोकना नहीं। यानी जब मेरी ने भी भगिनी निवेदिता को यानी मार्गारेट को जन्म दिया तो उसके पूर्व उसने ऐसी प्रार्थना ईश्वर से की थी कि मेरे कोख से जो भी पुत्र पुत्री जो भी जन्म लेगा तो उस बच्चे को मैं तुम्हें अर्पण कर दूंगी। यानी माँ और पिताजी इन दोनों का ये जो भाव है, तो उससे भी भगिनी निवेदिता आज भगिनी निवेदिता बन सकी, ऐसा हम कह सकते हैं। बाद में उनकी पढ़ाई शिक्षा सब प्रारंभ हुई और कॉलेज तक शिक्षा प्राप्त करके यानी फिजिक्स कहो, अलग आर्ट्स कहो, संगीत में उनकी रुचि थी, ऐसे अलग अलग विषयों में उनकी काफी रुचि थी। उस सब में शिक्षा प्राप्त करते हुए 1886 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। और अध्यापन का कार्य जब प्रारंभ किया तो उनके विषय में बहुत जगह सुनने भी मिलता है, पढ़ने मिलता है कि वो एक बहुत जिसको कहते हैं ना नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने वाली, तो प्रयोगशील शिक्षिका थी। आजकल अगर यानी बीएड किया है तो मुझे याद है जब ऐसे लेसन्स देने के लिए जाना पड़ता है तो कुछ शैतान बच्चे होते हैं क्लास में कि जिनको वश में करना सरल नहीं होता। तो उनके बारे में वर्णन मिलता है कि उद्दंड छात्रों को भी वो बहुत अच्छे से वश में रखती थी, ऐसी वो कुशल शिक्षिका थी। उन्होंने अलग अलग शिक्षा पद्धति का अवलंब किया और एक छात्र प्रिय शिक्षिका के रूप में भगिनी निवेदिता ने अपना कार्य प्रारंभ किया। शिक्षा के बारे में उनका बहुत गहरा चिंतन था। 1892 में विंबलडन में उन्होंने स्वयं का विद्यालय प्रारंभ किया, रस्किन स्कूल नाम का, और फिर उन्होंने शिक्षा देने प्रारंभ कर दी। यानी शिक्षा क्षेत्र में उनकी तब से ही काफी रुचि थी, यानी पहले अध्यापन का काम फिर स्वयं विद्यालय खोलना, इससे हम ये जान सकते हैं। ये सब अध्यापन का काम तो वो कर रही थी, लेकिन उनको इस शिक्षा के साथ साथ वो अलग अलग काफी पढ़ती थी, अलग अलग ग्रंथ पढ़ती थी, धर्म संप्रदाय के बारे में उनका काफी अध्ययन था
यीशु का तत्व ज्ञान जानने का उन्होंने प्रयास किया, मानव धर्म क्या है उसका ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास किया, और ऐसे बहुत कुछ अलग अलग संप्रदायों के बारे में, बुद्ध तत्व ज्ञान के बारे में जाना। लेकिन उनका समाधान नहीं होता था। उनके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न चलते रहते थे कि ये क्यों है, वो क्यों है, मृत्यु के पश्चात क्या है, धर्म किसको कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रश्न उनके मन में हमेशा चलते रहते थे। उन्होंने चर्च में भी जाना बंद कर दिया क्योंकि मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे। तो इसी दरमियान उनको पता चला कि स्वामी विवेकानंद वहां इंग्लैंड में आए हुए थे। उनके उसके पूर्व जो अमेरिका में शिकागो धर्म परिषद हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने सुना था। तो संयोग से 1895 में स्वामी विवेकानंद जी से भगिनी निवेदिता की भेंट हुई। इसाबेल वो जो वहां की एक महिला थी, उनके घर में स्वामी जी आने वाले थे, तो उनको पता चल गया, तो वो उनके वहां चली गई और उनके जब भाषण सुने, उनके साथ चर्चा हुई, उसके बाद भी अनेक भाषण सुनने के लिए भगिनी निवेदिता जाती रही, उनसे अनेक प्रश्नोत्तर किए। और स्वामी जी द्वारा जो उनको एक जिसे कह सकते हैं कि डाउटलेस है ना, निस्संदिग्ध उत्तर जो मिलते थे, जो लॉजिकल आंसर्स मिलते थे, तो उनसे उनका बहुत समाधान मिलता था। और उनके मन में जो धर्म के विषय में कहो या जीवन के अन्य विषयों के बारे में जो प्रश्न होते थे, तो स्वामी जी के उदाहरणों के द्वारा उस सबका समाधान उनको मिल जाता था। तो बार बार वो प्रवास में स्वामी जी से मिलने का प्रयास करती थी। हम सब लोग जानते हैं कि उसके आगे स्वामी विवेकानंद ने एक आह्वान किया था। वो क्या आह्वान किया था? उन्होंने ऐसा कहा था, आज विश्व को आवश्यकता है कुछ युवकों की जो रास्ते पर खड़े होकर कहे मैं ईश्वर के लिए हूं, या यानी जो भी काम करना है वो कुछ अच्छा काम करना है, सेवा का काम करना है, इस प्रकार का आशय होने वाला उनका वो एक आह्वान था। तो उन्होंने पूछा, बोलो कौन है? अभी मार्गारेट ने जब ये सब सुना तो उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वैसा एक महत्वपूर्ण इस आह्वान के बाद प्रश्न उठता था, क्या मैं इनमें से एक नहीं हो सकती क्या? और ऐसा करते करते, चिंतन मंथन काफी करते करते, यानी मैं इसको आपको बहुत संक्षेप में बता रही हूँ क्योंकि उनका आगे का जीवन हमको जानना है, लेकिन उन्होंने इस सारे विषय पे बहुत चिंतन किया था और बाद में उन्होंने निश्चय किया कि हाँ, मैं इसके लिए हो सकती हूँ। इस बीच स्वामी विवेकानंद ने उनको पत्र भी लिखे। पत्र में ऐसा उन्होंने लिखा कि भारत की महिलाओं के लिए दृढ़ निश्चयी, सेवा तत्पर और एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शेरनी जैसा शौर्य होने वाली महिला चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा था। फिर जब स्वामी जी पत्र लिखते थे, यानी निवेदिता भारत में आने से पूर्व की ये सब पत्र लेखन के बारे में है, तो उन्होंने भारत के बारे में एक पूरा वर्णन उसमें किया कि भारत में कितनी उष्णता है, यानी कितनी गर्मी है, गरीबी कितनी है, अज्ञान है, रूढ़िवादिता है, और अलग अलग यानी भारत की परिस्थिति का, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ धर्म संस्कृति की सकारात्मक जो सारी बातें हैं, पॉजिटिव थिंग्स है, वही बताई, तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने भारत की सारी जो विषम परिस्थिति थी उस सबको भी भगिनी निवेदिता के सामने रखा। लेकिन वो सारे पत्र पढ़ने के बावजूद भी भगिनी निवेदिता कहीं भी विचलित नहीं हुई, कहीं भी डरी नहीं, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसी काम के लिए हूं और मुझे अभी भारत में जो इस सब हिंदू धर्म के जो जीवन मूल्य है, ये जो प्रकाश है, तो इस सब के सेवा के लिए मुझे भारत में जाना है, ऐसा भगिनी निवेदिता ने निश्चय किया। और 28 जनवरी 1898 में भगिनी निवेदिता भारत में आई। तब उनकी उम्र थी जस्ट 30 इयर्स ओल्ड। तो आज हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी विदेश में अलग अलग देशों में पढ़ने जाना ये अलग बात है, तब हम शायद 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जाते हैं, लेकिन अपना सब कुछ छोड़कर, यानी अपनी जन्मभूमि छोड़ी, अपना पंथ छोड़ा, जितने भी रिश्तेदार होंगे, सखी सहेलियां, मित्र होंगे, सबको छोड़ा, अपना विद्यालय छोड़ा जो इतने परिश्रम से खड़ा किया था, ये सब छोड़कर भगिनी निवेदिता
इस भारत के तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर, स्वामी जी के सारे विचारों से प्रभावित होकर वो भारत में आई और उन्होंने कहा, विक्ट्री, आई एम इन इंडिया। धन्य है कि मैंने ये इस भारत माता में, भारत माता के भूमि के अंदर कदम रखा है। अब वो जैसे ही भारत में आई तो दूसरे ही दिन, वर्णन ऐसा मिलता है, दूसरे ही दिन उन्होंने बंगाली भाषा सीखना प्रारंभ किया। उन्होंने भारत में आने के बाद अलग अलग बहुत सारी बातें सीखी, यानी यहाँ की जीवन पद्धति सीखी, इतिहास सीखा, संस्कृति, धर्म, इतने सारे आयाम, यानी भारत में रहना है और भारत के लोगों की सेवा करनी है या यहाँ के जीवन मूल्यों के अनुसार अगर जीवन जीना है तो उस सब का अध्ययन होना आवश्यक है, इसकी कल्पना उनको थी। तो उन्होंने बंगाली सीखी, संस्कृत सीखी, हिंदी भाषा सीखी, क्योंकि तभी वो यहाँ के लोगों के साथ संवाद कर सकती थी। तो दूसरे ही दिन, यानी हम जैसे प्रवास से कहीं जाते भी हैं तो एक स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि हाँ चलो अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, तो ऐसा नहीं, यानी दूसरे दिन उनका कार्य, जैसे ही वो वहां पहुंची तो तुरंत उनका कार्य प्रारंभ हो गया। और उसके बाद 11 मार्च को 1898 एक सार्वजनिक सभा स्वामी विवेकानंद ने आयोजित की और उस सार्वजनिक सभा में स्वामी जी ने सोचा था कि भगिनी निवेदिता का परिचय, इंट्रोडक्शन सभी वहां के लोगों को देना। तो वो सभा आयोजित हुई और उस सभा में स्वामी जी ने खड़े होकर बोला कि हमें भगिनी निवेदिता के रूप में, तब तो उनका नामकरण नहीं हुआ था, मार्गारेट कहूंगी, तो मार्गारेट ये इंग्लैंड से दी हुई एक हमको अनमोल देन है, एक भेंट है, रियल गिफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा वर्णन स्वामी जी ने उनके भाषण में करते हुए भगिनी निवेदिता का स्वागत किया और सबसे परिचय किया। तो वहां सब प्रकार के लोग बैठे थे। तो हम जानते हैं कि जैसे कोई विदेशी अगर सामने, यानी अलग रंग का, अलग रूप का, ऐसे कोई अगर एकदम व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारी मन के भाव कैसे अलग अलग होते हैं। तो वहां के लोग बेचैन थे जब पहले उन्होंने देखा कि ये गोरे रंग की है, क्या करेगी, कैसे करेगी, ऐसे अनेक प्रकार से की भावनाओं के कारण वहां के लोग बेचैन थे। लेकिन बाद में उसी सभा में भगिनी निवेदिता खड़ी हुई और उन्होंने भाषण करना चालू किया। अंत में भाषण किया और उन्होंने कहा, मैं भारत में आई हूँ इस भूमि की, यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए। मुझे छोटी बच्चियों के जैसे सब कुछ सीखना है। देखो, जब कुछ नया सीखने के लिए जाते हैं तो जब ये ऐसा स्टूडेंट बनना, छात्र बनकर वो सब सीखना जब हम करते हैं तभी हम अच्छे से उसको सीख सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से बोला और अंत में बोला कि मैं हिंदू बनकर रहूंगी। तो उस सारे भाषण के कारण सामने बैठे लोगों के मन में एक विश्वास निर्माण हो गया भगिनी निवेदिता के प्रति और फिर एक प्रकार का संवाद उनके साथ प्रारंभ हो गया। 17 मार्च को शारदा माँ से भगिनी निवेदिता की पहली बार भेंट हुई। अभी और उनकी जो भेंट थी ना, वो एक बहुत अनोखी, उसका भी एक वर्णन किया हुआ है। यानी भगिनी निवेदिता रोज अपनी डायरी लिखती थी और उस डायरी में उन्होंने ऐसा लिखा है कि सब दिनों का राजा, यानी इस दिन को जो शारदा माँ के साथ उनकी जब पहली बार भेंट हुई तो उसका उन्होंने वर्णन किया है, सब दिनों का राजा। शारदा माँ के साथ रहते रहते घर का जीवन कैसे होता है, फिर सादगी कैसे है ना, सिंप्लिसिटी कैसे होती है, ईश्वर भक्ति क्या होती है, ऐसी अनेक बातें भगिनी निवेदिता ने शारदा माँ से सीखी और उनका एक नाता, माँ बेटी का नाता एक निर्माण हो गया। यानी भगिनी निवेदिता ने जब कलकत्ता में विद्यालय प्रारंभ किया तो उसके उद्घाटन के लिए भी उन्होंने शारदा माता को बुलाया था। अभी इसके बाद भगिनी निवेदिता का इस मार्गारेट का उपनयन संस्कार हुआ और स्वामी जी ने उनको नाम दिया। इस पूरे उपनयन संस्कार के बाद उस एक पवित्र वातावरण, यानी उसका भी एक बहुत अच्छा वर्णन है कि ये जब उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था तो कैसा वातावरण था, और उस पवित्र वातावरण में स्वामी जी ने भगिनी निवेदिता को निवेदिता यह नामकरण स्वामी जी ने किया।
हम सब लोग जानते हैं अपने साहित्य में या कह सकते हैं तत्व ज्ञान में नवविधा भक्ति है, यानी 9 प्रकार की भक्ति। हम ईश्वर के प्रति या अन्य किसी के भी प्रति किस प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, तो उस 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भक्ति का नाम है आत्मनिवेदन। तो ये सच में यानी भगिनी निवेदिता एकाकार हो गई पूरी तरह से, और निवेदन करना यानी समर्पण करना। जैसे शुरू में बोला कि जब वो भारत में आई उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक कंसेप्ट है सर्वस्व समर्पण, यानी सब कुछ त्याग दिया। यानी सच में भगिनी निवेदिता के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने वो जब भारत में आई तो सब कुछ त्याग कर यहाँ वो आई और मार्गारेट से निवेदिता बन गई। फिर 1 वर्ष बाद उनको ब्रह्मचारिणी की भी दीक्षा दी गई और फिर उनका धीरे धीरे आगे का काम प्रारंभ हुआ। अभी इसके बाद भगिनी निवेदिता स्वामी जी और उनके शिष्यों के साथ एक भारत भ्रमण किया। जिस समाज में हमें काम करना है वहां की आर्थिक परिस्थिति क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या है, धार्मिक क्या है, शैक्षिक परिस्थिति क्या है, इस सब का भगिनी निवेदिता ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, क्योंकि वहां उनको काम करना था। वो कहाँ कहाँ घूमी, अल्मोड़ा गई, पटना गई, कश्मीर घाटी में गई, लाहौर गई, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, अमरनाथ, काशी, यानी पूरा मुंबई गई, चेन्नई गई, पूरे देश में भारत में उन्होंने भ्रमण किया। जब वो चेन्नई में एक बार गई थी, मद्रास में तब के, तो उनका एक भाषण है और उस भाषण का मैं एक छोटा सा अंश पढ़ती हूँ। उन्होंने उनके भाषण में ऐसा कहा कि भारत का कोई भी मनुष्य इच्छा करता है कि 4 धाम की यात्रा करे, 52 शक्तिपीठ है, तो ऐसे सब धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अधिष्ठान पर भारत का ऐक्य मंदिर खड़ा है। इस मंदिर में झूठी कल्पनाएं, गलत फहमियां, जिसे हम कह सकते हैं कुछ अंधश्रद्धा या मिसकंसेप्शंस हैं, और इसके अनेक भूत इसमें वास करते हैं, ऐसे भगिनी निवेदिता भाषण में बोलती हैं। और ये भूत किसके द्वारा लाए हैं, तो निवेदिता बोलती है अंग्रेजों के द्वारा ये सारे भूत अंदर लाए हैं। लेकिन इस पवित्र मंदिर में पवित्र मंदिर को क्या बनाया है, वो चमगादड़ बोलते हैं ना, जो एक प्रकार के क्या कह सकते हैं, प्राणी पक्षी के बीच का कुछ कहूंगी, तो उसके घर बनाए हुए हैं। लेकिन हम सब ने क्या करना है, वो आगे बोलती है, हम सब ने मिलकर भारत माता का मंदिर साफ करना चाहिए, अपने जीवन के दोष निकालने या दूर करने चाहिए, खोया हुआ स्वाभिमान ढूंढ कर निकालना चाहिए। स्वयं के लिए और विश्व के लिए भारत ने पुनः एक बार अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, फिर हिंदुत्व की ध्वजा पूरे विश्व में लहराएगी। इस प्रकार का भाषण उन्होंने मद्रास में किया है। यानी अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मई महीने में आत्मनिर्भर भारत की बात की। तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते समय यानी तब भी भगिनी निवेदिता ने इसी आत्मनिर्भरता की बात उनके भाषण में की है, यह हमको ध्यान में आता है। बाद में निवेदिता जी ने कलकत्ता में एक अपना विद्यालय प्रारंभ किया। अभी इस विद्यालय के बारे में बहुत छोटी छोटी अलग अलग बातें हैं। अब ये विद्यालय प्रारंभ करना तब के काल में, हम जान सकते हैं स्वतंत्रता के पूर्व इतने साल, कोई सरल बात नहीं थी। उन्होंने पेरेंट्स से बातचीत की, फिर आने जाने के लिए यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजना ये बिल्कुल भी सरल नहीं था। तो उन्होंने आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की। फिर वो क्या करती थी, उनके हर एक लड़की की डेवलपमेंट कैसे हो रही है उसका वो ग्राफ बनाती थी। उनको उनके विषय क्या क्या थे, तो लिखना कैसे, पढ़ना कैसे, सिलाई, मिट्टी का काम करना, व्यायाम, योग, ऐसा विभिन्न प्रकार के विषय वो उस बालिका विद्यालय में पढ़ाए जाते थे। निवेदिता के बारे में ऐसे बोलते हैं कि वो अनुशासित बिल्कुल यानी डिसिप्लिन्ड शिक्षिका थी, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रशंसा भी किया करती थी। रंगोली चित्रों के एग्जीबिशन लगाती थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यानी सिर्फ थियोरी पे उनका विश्वास नहीं था, वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देने में विश्वास रखती थी। यानी मैंने ऐसा कुछ उदाहरण सुना है कि एक बार कुछ
बिल्ली के बारे में बताना था तो वो बिल्ली लेकर क्लास में आई थी, ऐसा। तो ऐसा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली वो शिक्षिका थी। वो अपनी छात्राओं को नेताओं के भाषण सुनाने के लिए ले जाती थी, ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल के दर्शन करने के लिए ले जाती थी। यानी किसी छात्रा का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पर उनका ध्यान था। फिर उन्होंने प्रौढ़ों के लिए भी विद्यालय के लिए सोचा, छात्रावास यानी हॉस्टल चालू किए, कुछ घरेलू उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। निराधार और विधवा महिलाओं के लिए आश्रम बने, ऐसे स्वामी जी की इच्छा थी। तो उनके देहांत के बाद उनके लिए भी आश्रम बना। अभी ये सब जब उन्होंने विद्यालय चालू किया तो धन पर्याप्त नहीं था, तो धन जुटाने के लिए उन्होंने विदेश गई वो। और इस विदेश में जब गई, अलग अलग शहरों में गई और वहां जाकर अलग अलग प्रकार के भाषण करके विद्यालय के बारे में बता के उन्होंने धन संकलन किया। और इसी प्रवास में उन्होंने अपनी वेशभूषा भी बदल दी। तो गले में रुद्राक्ष की माला, सफेद रंग का वेश, इस प्रकार का वो वेश धारण करने लगी। यानी भारत से कितनी एकाकार हुई थी, इन छोटी छोटी बातों से भी हम जान सकते हैं। अभी विद्यालय में वास्तव में तब वंदे मातरम बोलना, क्योंकि हम परतंत्र थे तो सरल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने विद्यालय में वंदे मातरम बोलना प्रारंभ किया था। जब वो घर घर में जाती थी ना तो लोग दरवाजे बंद करते थे। आप कल्पना कीजिए, हम कुछ सेवा करने के लिए किसी गांव में गए हैं और हमको देखकर लोग जोर से दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो हमारे मन की भावना उस समय क्या होगी। लेकिन भगिनी निवेदिता इन सारे विपरीत अनुभव से कभी भी विचलित नहीं हुई। वो उस पर डटी रही और उन्होंने उनका काम चालू रखा, बहुत प्रभावी रूप से चालू रखा। वो प्रतिदिन भारत माता का जाप करे, ऐसे बोलती थी। और भारतीय पद्धति अनुसार विद्यालय में बैठने की व्यवस्था, ऐसे विद्यालय के बारे में भी बहुत छोटी छोटी बातों का उन्होंने गौर से सोची थी। अभी थोड़े ही दिन में, यानी विद्यालय प्रारंभ करने के बाद थोड़े ही दिन में प्लेग, बंगाल में प्लेग का प्रादुर्भाव हुआ। और ये सब होने के कारण तुरंत स्वामी जी शिष्यों के साथ मदद कार्य के लिए जुट गए। देखिए, यानी इसके जब हम स्वामी विवेकानंद का चरित्र पढ़ते हैं या भगिनी निवेदिता का, तो हमें ये बात ध्यान में आती है। यानी हम सन्यासी बोलते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जन से लोगों में ही ईश्वर देखने का जो स्वामी जी के मन में भाव था, तो प्लेग शुरू होने के बाद अपने शिष्यों के साथ एक सन्यासी सेवा कार्य में जुटता है, यही सच में ईश्वर की सेवा का एक भाव उनके काम से प्रतीत होता है। फिर एक प्लेग सेवा समिति करके तब स्थापन की और उसका पूरा भार भगिनी निवेदिता के ऊपर सौंपा। अब उन्होंने क्या नहीं किया इस सब प्लेग के इसमें, स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर गली रास्ते साफ किए। और तब ना जब वो साफ करती थी ना, तो कुछ ऐसे युवा लोग है ना आजू बाजू से देखते थे कैसे कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते थे। तो वो क्या करती थी, ऐसे युवा लोगों को एकत्रित करके फिर उन्होंने वहां भी एक भाषण दिया कि प्लेग और छात्रों का कर्तव्य। तो फिर बाद में युवकों को या युवा लोगों को जैसे उसके बारे में महत्व समझ में आता, तो युवक भी शामिल होने लग गए। उन्होंने कुछ कुछ घरों में जाकर कलरिंग का भी, यानी लिपाई पुताई का भी काम किया, पत्रक तैयार किया, प्लेग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर इस सब के लिए वापस पैसे की आवश्यकता थी। उनके चरित्र में वर्णन ऐसा है, वो स्वयं रोज दूध पीती थी, लेकिन उस काल में उन्होंने दूध पीना बंद करके जो पैसे बचे, उस पैसे से दवाइयों के लिए उस पैसों का उन्होंने उपयोग किया। फिर रोगियों की सेवा करना, बाढ़ आई उसके कुछ बाद में, तो उसमें भी सेवा कार्य। तो ऐसे प्लेग कहो, बाढ़ कहो, यानी सेवा भाव ये बहुत, यानी पिताजी के तब से उनके मन में जो भाव बसा था, उसका उन्होंने आजीवन तक क्रियान्वयन किया, ये हम देख सकते हैं। अभी जब वो स्थान स्थान पर जाती थी इस सब प्लेग के सेवा कार्य के बाद, अलग अलग स्थानों पर जब वो भारत में भ्रमण करती थी या विदेशों में भी जब वो गई, तो उनके भाषण के विषय आप देख सकते हैं। क्या थे भाषण के विषय? एक विषय था काली द मदर। और बहुत अच्छी बात है कि अभी नवरात्रि चल रही है, आप सबको इस नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस नवरात्रि में
उनके एक इसी भाषण का एक छोटा सा अंश पढ़ती हूँ। कलकत्ता में एक बार काली विषय पर उनका भाषण हुआ, तो उन्होंने उसमें कहा, काली दुर्गा भी है और भद्रा भी है, महाकाली भी है और जगतदात्री भी है, वो संहार करने वाली भी है और मंगल करने वाली भी है, वो सृष्टि भी है, प्रलय भी है, वो प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति की शक्ति जान लेना और उसके लिए जी जान से अपनी शक्ति बुद्धि लगाना, यह बलिदान का अर्थ है। काली माँ की उपासना सभी ने करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने भाषण में कहा है। अपने अंदर की सुप्त शक्तियां जागृत करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है और रोज अलग अलग फेसबुक लाइव है, भाषण है, अलग अलग महिलाओं के सोशल मीडिया पे कैसे उनके अच्छे अच्छे काम पोस्ट हो रहे हैं। तो हमारे में ये जो सुप्त शक्तियां हैं उसको जागृत करने का आह्वान भगिनी निवेदिता ने किया है। और उन्होंने अंत में कहा, जहां काली है वहां दुख दरिद्रता संभव ही नहीं है, उसकी उपासना करके हमें सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए। जब वो सामर्थ्य बोलती है तो मुझे याद आता है यानी आज ये महिला अत्याचार की भी बहुत सारी घटनाएं हम देश में सुन रहे हैं। भगिनी निवेदिता ऐसा कहती थी कि हमें वज्र नहीं, वज्र फेंकने वाला हाथ चाहिए। यानी चाहे हाथ में कितने भी शस्त्र हो, लेकिन अगर मन हमारा मजबूत नहीं है, वो सामर्थ्यशाली नहीं है, तो हम ऐसे प्रकार की देश की परिस्थितियों का भी सामना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का आह्वान वो अपने अलग अलग भाषणों के द्वारा करती थी। अब ये अगर कुछ भाषण के विषय देखें, आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, महिलाओं के बारे में, बालोद्यान पद्धति, यानी इन भाषणों के विषय से भी हम समझ सकते हैं कि भगिनी निवेदिता का कितने अलग अलग विभिन्न विषयों का अध्ययन उनका था। अभी इसके पश्चात हम उनके अगर लेखन कार्य के बारे में, यानी वो एक बहुत प्रखर वक्ता थी और वैसे ही बहुत अच्छी लेखिका थी। यानी उन्होंने हो सकता है बाद में पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आपको दिखाऊंगी कुछ उनकी पुस्तकें। तो उन्होंने एक तो सबसे पहले लेखन कार्य में पत्र लेखन वो करती थी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को लिखा हुआ 21 पेजेस का पत्र है जो आप ये सामने देख सकते हैं। फिर उन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं मिली थी भारत को, तो इस सब के लिए एक देशभक्ति का, जागृति का आह्वान करने के लिए वो अलग अलग वृत्तपत्रों में लिखती थी। जैसे डॉन है, न्यू इंडिया है, फिर अमृत बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन, यानी तब के जितने भी वृत्तपत्र थे उसमें मराठा, ट्रिब्यून, ऐसे सारे अलग अलग पत्रों वृत्तपत्रों में वो लिखती थी। और फिर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी है। उसमें से कुछ प्रसिद्ध है, यानी द मास्टर एज आई सॉ हिम, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, हिंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। यानी आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस नेशनल एजुकेशन के बारे में 18th सेंचुरी में भगिनी निवेदिता ने लिखा है, ये बहुत विशेष बात है। क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, स्वामी जी एंड हिज मैसेज, सिविक एंड नेशनल आइडियल्स। यानी आज हम बोलते हैं कि सिविक सेंस बहुत कम है हमारे देश के नागरिकों में, उसके लिए भी जागृति करने की आवश्यकता है। यानी कितने अलग अलग विषयों में उन्होंने लिखा है। रिलीजन एंड धर्मा, पिछले बार ही हमारा जो चर्चा सत्र हुआ, या अभी परसों जो पूजनीय सरसंघ चालक जी का सामाजिक समरसता पे भाषण हुआ, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि रिलीजन, आप इसको धर्म के रूप में अनुवाद न कीजिए। तो उन्होंने भी लिखते समय पुस्तक रिलीजन एंड धर्म ऐसा लिखी है। शिव एंड बुद्ध, बुद्ध तत्व ज्ञान के बारे में भी उन्होंने काफी अध्ययन किया था। तो ऐसा सारा उनका लेखन कार्य है। एक अंतिम कुछ महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रखकर मैं समाप्त करूंगी। एक तो देशभक्ति या स्वदेशी, इसके विषय में भी उनका एक बहुत सारा, जिसे कह सकते हैं कि बड़ा योगदान रहा है। यानी वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी, प्रत्यक्ष काम किया, सिर्फ लिखना या चिंतन किया ऐसा नहीं, वो प्रत्यक्ष उन्होंने काम किया। स्वदेशी, आज हम आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की बात कर रहे हैं। स्वदेशी के प्रचारार्थ उन्होंने बहुत परिश्रम किए। खादी के वस्त्र उन्होंने पहनना चालू किया, स्वदेशी वस्तु केंद्र चालू किए। वो स्वयं, आप कल्पना कीजिए, हाथ में ठेला लेकर
एक विदेशी महिला स्वदेशी वस्तुएं रखकर गली गली में घूम रही है और वो स्वदेशी वस्तु बेच रही है, उसके लिए उनकी क्या निष्ठा होगी। तो इस प्रकार से स्वदेशी वस्तुएं बेचना हो। और वो कहती थी, अगर स्वदेशी वस्तु उपलब्ध है और उसके होने पर भी अगर आप विदेशी खरीदते हैं तो वो गो हत्या के समान पाप है, ऐसे भगिनी निवेदिता ने कहा है। तो इससे कितनी प्रखर देशभक्ति उनके मन में होगी ये हम जान सकते हैं। उन्होंने एक बार ऐसी लड़कियों को प्रश्न पूछा कि देश की रानी कौन है, तो सामने से एक लड़की ने उत्तर दिया, विक्टोरिया। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तपाक से कहा उन्होंने, नहीं नहीं, हमारे देश की रानी सीता है। और रामायण के कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको समझाया। फिर एक बार वो ऐसे ही नागपुर के मॉरिस कॉलेज में गई थी और वहां उनका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था, तो उसके लिए उनको बुलाया था। तो वहां क्रिकेट में जो जीता उसके कुछ प्राइजेस उनको डिस्ट्रीब्यूट करने थे, पुरस्कार वितरण करना था। तो भगिनी निवेदिता बोली कि क्रिकेट जैसे विदेशी खेलों में निपुणता से राष्ट्रीय खेलों में निपुणता अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने भाषण में कहा। वो बोलती है, वापस एक बार नवरात्रि का स्मरण, वो बोलती है, दुर्गा पूजा के समय खड्ग पूजन का विस्मरण हो रहा है आपको, ये आश्चर्य है। और उन्होंने उनको आग्रह किया, दूसरे दिन कुछ राष्ट्रीय खेलों के प्रात्यक्षिक दिखाओ, ऐसा उस मॉरिस कॉलेज की कमेटी को उन्होंने कहा। और दूसरे दिन कुछ राष्ट्रीय खेलों के प्रात्यक्षिक वहां दिखाए गए। एक बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनको कहा कि मेरी बेटी को अंग्रेजी सिखाओ। तो भगिनी निवेदिता रविंद्रनाथ ठाकुर को बोलती है, क्या आप उसको मैडम बनाना चाहते हैं? भारतीय स्त्री उसको बनने दो, ऐसा वो कहती है। तो भारतीयों का भविष्य भारतीयों के हाथ में है, वे स्वयं उसकी शिल्पकार हैं, वे हिंदू पद्धति से विचार करे और आचरण करे, ऐसा भगिनी निवेदिता कहती है। बाद में रविंद्रनाथ ने लोकमाता ऐसी उपाधि भगिनी निवेदिता को दी थी। क्रांतिकारकों को भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। अनुशीलन समिति में काम करने वाले क्रांतिकारियों के लिए तो वो एक ऊर्जा केंद्र थी। और उसके साथ साथ यानी वो अलग अलग क्रांतिकारियों से वो मिली थी। जैसे यानी लोकमान्य तिलक हो, फिर भूपेंद्र दत्त हो, तारकानाथ झा, बारिंद्र घोष, अनेक क्रांतिकारियों से उनका नित्य संपर्क था। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इन सभी के साथ उनके भगिनी निवेदिता के आत्मीय संबंध थे। देखिए, यानी ये सब पढ़ते हुए अध्ययन करते हुए मुझे ऐसा लगा, देश भर के इतने विविध नेता क्रांतिकारियों के साथ उनके आत्मीय संबंध बनाना इतने कम काल में उन्होंने कितने परिश्रम किए होंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव और शिव जयंती उत्सव प्रारंभ किया, तो भगिनी निवेदिता ने लोकमान्य तिलक जी को शिव जयंती मनाने के लिए कलकत्ता में बुलाया था। यानी उनकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी, इसका मतलब उनका शिवाजी महाराज की चरित्र का इतना अच्छा अध्ययन भी था और ऐसा कुछ कार्यक्रम हो ऐसे उनके मन में था। वो कहती थी, भारत स्वतंत्र हो लेकिन स्वतंत्रता के योग्य भारत में बनना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बार भूपेंद्र दत्त को जमानत की राशि कम पड़ रही थी, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ ही समय में उनको 20,000 रुपए संकलित करके तुरंत दे दिए। अरविंद बाबू नाम के जो क्रांतिकारी थे, तो वो अध्यापन का है ना प्रोफेसर थे, तो उन्होंने उनको बोला कि अरविंद बाबू को कि आपका जन्म प्राध्यापक के लिए नहीं है, आपको आपकी जन्मभूमि बुला रही है। उद्ध्वस्त बंगाल का उन्होंने पूरा वर्णन किया। तो अरविंद बाबू निवेदिता से कहते हैं कि लेकिन मुझे कोई सहयोगी चाहिए। तुरंत भगिनी निवेदिता बोलती है कि मैं हूं आपकी सहयोगी। और वो जब जेल में गए अरविंद बाबू, तो उनका एक कर्मयोगी नाम का एक पाक्षिक था जो भगिनी निवेदिता ने चलाया। यानी सच में मैं कल ही एक कार्यकर्ता को बोल रही थी कि इतना गहराई से अध्ययन शायद आपके निमित्त वापस एक बार भगिनी निवेदिता के जीवन के बारे में किया तो ना एक थकावट आ गई, बौद्धिक थकावट, कि कितना कार्य है, कितने आयामों में भगिनी निवेदिता ने कार्य किया है बस 13 वर्ष के बस कालावधि में। बाद में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण ये यानी उन्होंने भारत का एक ध्वज बनाया। हम सब लोग जानते हैं एक भगवा रंग का ध्वज जिसपे उनकी नितांत श्रद्धा थी इस त्याग के रंग पर। उस पर क्या लिखा? वंदे मातरम लिखा, वज्र का चिन्ह,
यतो धर्मस्ततो जयः। हाँ, अभी हमने नेस्ट का ये धर्म चक्र प्रवर्तनाय के बारे में बोला, यानी इस पूरे भारत के तत्व ज्ञान का उनको कितना गहराई से अध्ययन था, ये भी हम इससे जान सकते हैं। तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक वैज्ञानिक क्षेत्र में सोचे तो जगदीश चंद्र बसु जो थे वैज्ञानिक, तो उनसे भी उनका काफी संबंध आया। और इस सब में तब अंग्रेजों ने उनको बहुत तकलीफ दी थी जगदीश चंद्र बोस को, यानी उनको वेतन नहीं देते थे, फिर लैबोरेटरी उपलब्ध करा के नहीं देते थे। अगर उन्होंने कुछ लेखन किया या कुछ रिसर्च पेपर किया तो वो किसी दूसरे के नाम से छपवाते थे। ऐसे बहुत अंग्रेजों ने उनको तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन भगिनी निवेदिता जगदीश चंद्र बसु के साथ खड़ी रही। उन्होंने उनको लेखन कार्य में भी मदद किया, आर्थिक भी मदद की, और इस परिवार के साथ यानी अंतिम कह सकते हैं एक 7-8 साल काफी गहरा संबंध उनकी, जब वो बीमार थे तो उनकी सेवा भी की। ऐसा एक लंबा संबंध जगदीश चंद्र बसु के साथ भी भगिनी निवेदिता का रहा। इतना सब 13 वर्ष का हम जान सकते हैं, पूरे देश में प्रवास, विदेश में आवश्यकता के अनुसार प्रवास, और इतने सारे आयामों के कारण इतने परिश्रम करते करते निवेदिता का शरीर थक गया और वो बीमार हो गई। इस समय वो वहीं जगदीश चंद्र बसु के वहां थी, और इस सब बीमारी में ही उनको उनका देहांत हो गया। वास्तव में स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर और हिंदू धर्म के इससे प्रभावित होकर वो भारत में आई। यानी 1904 में जब इनका देहांत हो गया, 1902 में स्वामी विवेकानंद का, तो कल्पना कर सकते हैं आप, यानी जिसके आधार पर वो आई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितने क्षेत्रों में काम किया। स्वामी जी ने जो पदचिन्ह उनके सामने रखे थे उसी पर वो अंत तक चलती रही और सेवा देश की करती रही। इसमें दार्जिलिंग में उनका स्मृति स्थल है भगिनी निवेदिता का। अभी 2 दिन पहले एक कार्यकर्ता के साथ बातचीत हो रही थी, तो वो कार्यकर्ता बोल रहे थे कि उस स्मृति स्थल की बहुत दयनीय अवस्था है। उसका अभी उसको अच्छा बनाया है, लेकिन ये चित्र जब का है तब वो एकदम ऐसा थोड़ा उपेक्षित स्थान ऐसा था। तो ऐसा सच में तब जब देखा तो मन में आया कि जिस एक विदेशी महिला ने अपने देश के लिए इतना काम किया है कि जिसको गिनना लिखना भी मुश्किल है अपने लिए, तो उनके स्मृति स्थल की आज क्या स्थिति है, लेकिन उस पर भी काम किया। इस सारे भगिनी निवेदिता के जीवन के बारे में एक बंगाली में फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। एक पोस्टल टिकट भी छपा, 150th बर्थ एनिवर्सरी भी भगिनी निवेदिता की मनाई गई है। तो अभी हम सब लोग निवेदिता एंडेवर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में सक्रिय सब हैं, बहनें, युवा बहनें हैं। तो ऐसा लगता है ये सारा जीवन जानने के बाद कि हमारी क्या क्या भूमिका हो सकती है सच में, चाहे धर्म चक्र प्रवर्तनाय कहो या एंडेवर है ना, कठोर परिश्रम, या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कुछ बातें, कुछ छोटी कुछ बड़ी बातें कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमने भारत का दर्शन करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। तो हम भारत के बारे में जो मानो जानो जिसकी चर्चा हमने की, तो वो हम कर सकते हैं। अपने इतिहास का अध्ययन हम कर सकते हैं, तो उसके प्रति गौरव का अनुभव होगा। बालिका या महिला शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, कुछ सेवा प्रकल्प खड़ा कर सकते हैं, अपने धर्म का अच्छा अध्ययन और उसको अच्छी तरह से रखना, प्रस्तुत करना, ये हम कर सकते हैं। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, भगिनी निवेदिता का पूरा चरित्र पढ़ो तो दिखाई देता है कि पाश्चात्यों का अंधानुकरण नहीं करना, इसके बारे में उनका बहुत ज्यादा बल था। तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी वैसा बन गया है, तो उसको कहीं ना कहीं उससे हटाना पड़ेगा क्या, ये लगता है। निवेदिता का चरित्र और गहराई से आप पढ़ोगे, यानी उनका इतना विशाल चरित्र इतने मिनटों में रखना ये भी मुश्किल है। स्वच्छता अभियान जो आज देश में चल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, आप में से बहुत सारे सोशल मीडिया पे लिखते होंगे, तो कुछ ब्लॉग्स लिखना या ऐसे उनके ऐसे कुछ भाषणों के
पैराग्राफ्स हो, कुछ वाक्य हो, इसको प्रचारित प्रसारित करना, ऐसा भी काम हम कर सकते हैं। मूल एक ही वाक्य में कहे तो देशभक्ति, धर्म भक्ति हम नित्य जीवन में किस प्रकार से ला सकते हैं, इसका हम जरूर विचार करेंगे। एक गीत में उनका वर्णन है, परिव्राजक आत्म प्राणा, निज गुरु की मनस कन्या, कर्म योगिनी प्रखर वक्ता, धैर्यशाली परम धन्या, ओजस्विनी वाणी तुम्हारी, प्रेम रस से मन भिगोती, मातृ मंदिर की पुजारिन, प्रेरणा की दिव्य ज्योति, तुम निवेदित पुष्प हो प्रिय, भावना से चरण धोती। ऐसी एक महान व्यक्तित्व जो भगिनी निवेदिता का समर्पित किया हुआ अपने देश धर्म के लिए, ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। ताई, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें आयरलैंड से लेकर दार्जिलिंग तक एक अच्छा वर्चुअल टूर भी हमारा सबका करवाया, और स्पेशली भगिनी निवेदिता जी के आयुष्य में जो उनके प्रसंग है थोड़े बहुत नकारात्मक भी हो सकते हैं, उस तरीके के प्रसंग भी शायद हमें काम करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। और आपने जो एंड में बताया कि हम क्या कर सकते हैं, तो जरूर हम नेक्स्ट भारत में आके इसका हिस्सा बनते हुए ऐसे काम हम हमारे डे टू डे रूटीन में हम लाने की हम कोशिश करेंगे।